Are you ready? आई एम रेडी। आज मैं आपकी होस्ट हूँ प्रांजल दबास एंड आज हमारे साथ गेस्ट हैं गौरव कपूर जी। आज हम बात करेंगे प्योरली इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो गुड़गांव में कितना रेंट आ जाता है मिनिमम? गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे एक 3 बेडरूम देखेंगे तो आज आपको इजीली 1000 to लाख रुपीस रेंट आ जाता है। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये वाला प्रोजेक्ट सही है और इट्स अ ट्रैप? इट इज साउंडिंग टू गुड टू बी ट्रू। कई बार वो ट्रैप ही होता है। सो 50 लाख में भी गुड़गांव में कुछ नहीं होता है बट फॉर एग्जाम्पल 1 करोड़ बजट है, कहाँ इन्वेस्ट ढंग से कर सकता है? 1 करोड़ गुड़गांव मार्केट के लिए भी कम है। सो व्हाट्स द बिगेस्ट मिथ जो आप बस्ट करना चाहते हैं? पूरी की पूरी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करने वाली है। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि ये Hi everyone, welcome to another exciting episode of Real Better. आज मैं आपकी होस्ट हूँ प्रांजल दबास एंड आज हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं गौरव कपूर जी। थैंक यू प्रांजल। लास्ट एपिसोड में हमने डिस्कस किया था कि एक फर्स्ट टाइम होम बायर को कैसे सोचना चाहिए। आज हम बात करेंगे प्योरली इन्वेस्टमेंट के बारे में। तो अगर आपका पहला घर सॉर्टेड है, अगर आपके पास अपना घर है और मे बी 1-2 रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट आप कर चुके हो और अब आप अपने स्पेयर पैसे को लगाना चाहते हो, या अगर आपके पास लोन एलिजिबिलिटी है और आप एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो, तो मेरा ये मानना है कि रियल एस्टेट इज़ द बेस्ट एसेट क्लास। मैं ऐसा क्यों बोलता हूँ? क्योंकि रियल एस्टेट आपको दे सकता है कैपिटल एप्रिसिएशन भी, रियल एस्टेट आपको दे सकता है एक फिक्स्ड रेंटल इनकम भी। तो इस एपिसोड में आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस, बट मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड करूँगा कि आजकल ना लोग स्टॉक मार्केट की तरफ या क्रिप्टो की तरफ या स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट की तरफ ज़्यादा रुझान रखते हैं। बट मेरा ये मानना है कि अगर आप किसी भी बड़े सक्सेसफुल इंडस्ट्रियलिस्ट से बात करोगे या किसी भी बड़े वेल्दी इंडिविजुअल से बात करोगे, जेफ बेजोस से लेके आप टाटा ग्रुप से भी अगर बात करोगे, तो उन्होंने जो अपना असली पैसा बनाया वो रियल एस्टेट से ही बनाया। और ऐसे ही अगर आप सेलिब्रिटीज़ का भी आज देखो तो करण जौहर से लेके भले क्रिकेटर हो, वो सारे आज अपना पैसा रियल एस्टेट में ही लगाते हैं। भले स्टार्टअप इन्वेस्टर्स हों, दे आर ऑल पुटिंग देयर मनी इन रियल एस्टेट। तो वो इसीलिए है क्योंकि दिस इज द सेफेस्ट एसेट क्लास। सो हैप्पी टू टेक एनी क्वेश्चंस। सो लेट्स बिगिन। सो इन्वेस्टमेंट को लेके इन्वेस्टर्स को बहुत ज़्यादा मिथ्स होते हैं। सो व्हाट्स द बिगेस्ट मिथ जो आप आज बताना चाहते हैं या बर्स्ट करना चाहते हैं कि इट्स अ मिथ, या ये मत करो? सो एक नहीं 2 बताता हूँ। या सबसे पहले तो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा आ रहा है कि गुड़गांव रियल एस्टेट मार्केट डेड हो चुकी है या क्रैश करने वाली है। ऐसे ही वो बोलते गुड़गांव है, बट उनका कहने का मतलब होता है कि पूरी की पूरी रियल एस्टेट मार्केट क्रैश करने वाली है। तो सबसे पहले तो मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल गलत है। इंडिया की ग्रोथ स्टोरी अभी स्टार्ट हुई है और रियल एस्टेट जो है वो हर कंट्री का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इन द ग्रोथ स्टोरी ऑफ द कंट्री। तो यूएस में भी अगर आज आप देखोगे तो यूएस जब ग्रो कर रहा था तो आज रियल एस्टेट सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटर है टू देयर इकोनॉमी। तो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी तो अभी स्टार्ट हुई है। अभी लोग जो है वो विलेजेस से शहर की तरफ मूव करना शुरू हुए हैं, अर्बनाइजेशन चल रही है। एनआरआईज जो हैं वो बाहर से अभी वापस आ रहे हैं। एनआरआई इन्वेस्टमेंट बहुत इंडिया के अंदर हो रही है, बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं। तो रियल एस्टेट अभी डेड नहीं है। रियल एस्टेट तो सिर्फ अभी शुरुआत हो रही है। अभी पिछले कुछ सालों से ही लोगों ने ये रियलाइज़ किया है कि अगर एक्स्ट्रा मनी है तो आप रियल एस्टेट में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। तो एक तो ये बहुत बड़ी मिथ है, लोगों को लगता है कि स्टॉक मार्केट बेटर है, रियल एस्टेट एक बबल है, बहुत जल्दी बस्ट करने वाला है। ऐसा कुछ नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैंने कभी भी किसी को गरीब होते हुए नहीं देखा रियल एस्टेट खरीद के। इन द सेंस कि आप हमेशा अपने पैसे को डबल ट्रिपल ही करते हो विद द टाइम। जितना टाइम आप होल्ड करो उतना पैसा रियल एस्टेट में बढ़ता हुआ ही चला जाता है। आप कभी भी नहीं ऐसा सुनोगे कि रियल एस्टेट में किसी के पैसे आधे रह गए
या रियल एस्टेट में आपने बहुत बड़ा नुकसान कर लिया, अगर आप सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करोगे तो पैसा आपका बढ़ता हुआ ही चला जाएगा। और सेकंड मेरी जो मिथ है जो मेरे को लगती है, लोगों को लगता है कि हर नया एनसीआर का टाउन जो है ना वो गुड़गांव बनने वाला है। सो ऐसा भी कभी नहीं होने वाला। मेरा ये मानना है कि गुड़गांव एक ही था, एक ही है और एक ही रहेगा। गुड़गांव जैसे शहर को बार बार रेप्लिकेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो ये भी एक मिथ होती है कि भिवाड़ी भी गुड़गांव बन जाएगा, फरीदाबाद भी गुड़गांव बन जाएगा और रेवाड़ी भी गुड़गांव बन जाएगा, ऐसा नहीं है। गुड़गांव एक बहुत ही यूनिक अपॉर्चुनिटी है। Moving forward, so how do seasoned investors like evaluate their property today? मैं उनको हमेशा एक मॉडल देता हूँ, आई कॉल इट एज अ 4R मॉडल, जिसमें उनको इवेल्युएट करना चाहिए। सबसे पहला इज रेरा, सेकंड इज द रीसेल अपॉर्चुनिटी, थर्ड इज द रेंटल एक्सपेक्टेशन एंड फोर्थ इज द रेप्यूटेशन। तो मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं अपने इन्वेस्टर्स को हमेशा समझाता हूँ कि उनको सिर्फ प्राइस पर स्क्वायर फीट पे नहीं इवेल्युएट करना चाहिए। उनको सबसे पहले तो ये देखना चाहिए कि रेरा आया है या नहीं आया है। तो अगर रेरा आया है देन ओनली मूव फॉरवर्ड, अगर नहीं आया तो थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। सेकेंड इज द रीसेल। अगर प्रॉपर्टी कल को हम बेचेंगे तो उसमें हमें कितना एप्रिसिएशन मिल सकता है, वो हमें आज ही इवेल्युएट करना पड़ता है। तो रीसेल कब आएगा? जब वहाँ पे अच्छी जॉब क्रिएशन होगी, वहाँ पर अच्छे स्कूल्स और यूनिवर्सिटीज़ आएंगी, वहाँ पे कोई मैन्युफैक्चरिंग हब आ रहे होंगे, तो तभी आप उसको फ्यूचर में कभी रीसेल कर पाओगे। तीसरा पॉइंट आता है रेंटल। सपोज आप इसको बेचते नहीं हो और आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते हो, तो आपको ये देखना है कि इसको कल को किराए पे चढ़ाना भी आसान होना चाहिए। ऐसा नहीं कि टाउन्स लाइक भिवाड़ी जहाँ पे फ्लैट पड़े हैं बट किराए पे लेने वाला ही कोई नहीं है, या अगर किराया आ भी रहा है तो 3-4 हज़ार रुपये महीना, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट का भी कोई फ़ायदा नहीं है। तो अगर जॉब क्रिएशन होगी, अगर आसपास मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही होंगी, तो आपको रेंटल्स भी अच्छे मिलेंगे। एंड द फोर्थ इज द रेप्यूटेशन। रेप्यूटेशन से मेरा मतलब है कि आपको डेवलपर की क्रेडिबिलिटी पहले इवैल्यूएट कर लेनी चाहिए कि उसने पहले कितने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं, उसने कितने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, भले वो रेजिडेंशियल हो भले कमर्शियल हो। तो एक ब्रांड के साथ जाना ज़्यादा सेफ रहता है। आपके इतनी जर्नी में 17 इयर्स ऑफ एक्सपीरियंस में सबसे बड़ा बिगेस्ट रिग्रेट क्या है, कोई इन्वेस्टर ने आपके साथ शेयर किया हो? सबसे बड़ा रिग्रेट तो ये होता है कि उनको लगता है कि काश मैंने और ज़्यादा प्रॉपर्टी उस टाइम ले ली होती। हर किसी को ऐसे लगता है कि यार जब मैंने एक फ्लैट लिया था तो काश मैंने 2 ले लिए होते, या मैंने अगर 200 गज का प्लॉट लिया था तो काश मैंने 500 गज का ले लिया होता, या अगर मैं जब बुकिंग करा रहा था तो 2 फ्लैट बुक करा लेता। तो एक तो सबसे बड़ा रिग्रेट यही रहता है, क्योंकि गुड़गांव जैसी सिटी में क्या होता है, 6 महीने के अंदर अंदर ही एप्रिसिएशन आ जाता है या प्राइस बढ़ जाता है। बिल्डर फ्लोर्स में तो हमने ऐसी ऐसी जंप देखी है कि 6 मंथ्स के अंदर ही 25 से 50 लाख रुपए पर बिल्डर फ्लोर बढ़ जाता है। तो कई बार इन्वेस्टर्स हमारे पास आते हैं, देख के जाते हैं प्रॉपर्टी, 6 महीने बाद जब आते हैं तब तक प्राइस चेंज हो चुका होता है। तो एक रिग्रेट तो उनको ये होता है कि काश मैंने ले लिया होता, अब तो आउट ऑफ बजट हो गया है, और वो फिर नेवर एंडिंग गेम हो जाती है, वो हमेशा चेजिंग गेम में ही लगे रहते हैं। बट एक रिग्रेट जो खरीद लेता है उसको ये होता है कि काश मैंने और ज़्यादा खरीद लिया होता उस टाइम पे, काश मैंने गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर प्लॉट्स ले लिए होते 60,000 रुपीज़ 70,000 रुपीज़ पर स्क्वायर यार्ड में जब मिल रहे थे। आप सोचो कि गोल्फ कोर्स रोड पूरी सिग्नल फ्री हो चुकी थी, उस पे सारे अंडरपासेस रेडी हो चुके थे, मेट्रो आ चुकी थी, बट स्टिल वहाँ पे प्लॉट मिलते थे 60,000 70,000 पर स्क्वायर यार्ड में। और हम अपने इन्वेस्टर्स को रिक्वेस्ट करते थे कि प्लीज़ ले लो प्लीज़ ले लो, बट उस टाइम नहीं लिए। आज वहीं पे प्लॉट का प्राइस 3.5 लाख रुपए है। विद इन 5 ईयर्स प्राइस 4 गुना हो गए हैं हुड्डा के सेक्टर्स गोल्फ कोर्स रोड पे। तो यही रिग्रेट होता है कि काश उस टाइम ले लिया होता। और ये इन्वेस्टर्स को क्या, हमें भी खुद होता है, हमें भी फोमो फील होता है कि यार काश हमने भी एक आधा लेके रख दिया होता उस टाइम पे। एक दूसरा रिग्रेट बहुत होता है लोगों को कि कई बार ना लोग लेते हैं और थोड़ा सा प्रीमियम पे बेच देते हैं। उनको ऐसे लगता है कि ठीक है मैंने
जैसे अभी आर्बर आया था, तो आर्बर लिया, 50 लाख रुपीस की पेमेंट करी, मेरे को 30 लाख प्रीमियम मिला और वो एग्जिट कर गए। आज उसी फ्लैट के ऊपर 1.25 करोड़ से लेके 1.5 करोड़ रुपए प्रीमियम चल रहा है। तो ये तो अभी रीसेंट एग्जाम्पल है। ऐसे ही सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट है सोना रोड पे, वहाँ पे लोगों ने 6,000 में फ्लैट्स लिए, जैसे ही 9,000 हुए वो एग्जिट कर गए, एंड दे वर मोर देन हैप्पी कि ठीक है हमें 50% एप्रिसिएशन मिल गई, इससे ज़्यादा क्या होगा। बट आज वहीं पे रेट 30,000 का चल रहा है। तो एक ये सेकंड रिग्रेट लोगों का हमेशा रहता है कि मैंने क्यों बेच दिया। एक शॉर्ट टर्म लालच में आके मैंने अपना लॉन्ग टर्म सोचा ही नहीं, क्योंकि लोगों को लगता है कि पता नहीं कहीं प्राइस क्रैश ना कर जाए, या मैं इसको बेच के दूसरी प्रॉपर्टी ले लेता हूँ। लोग फ्लिपिंग में लगे रहते हैं। बट अगर आपको 2 अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है, 3 अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई हैं, उनको आप जितना लॉन्ग टर्म होल्ड करोगे उतना ही आपको फ़ायदा मिलेगा। तीसरा रिग्रेट बताता हूँ। लोगों को ऐसा लगता है कि जो सस्ते वाले फ्लैट मिल रहे हैं, या जो सस्ती वाली दुकानें मिल रही हैं, या जो बिल्डर सस्ता माल बेच रहे हैं, हम वो खरीद लेते हैं। उस टाइम अगेन शॉर्ट टर्म थिंकिंग में वो जाते हैं कि डीएलएफ बेच रहा है 10,000 रुपीज़ और दूसरा बिल्डर बेच रहा है 6,000 रुपीज़, तो मैं 6,000 वाला खरीद लेता हूँ, ताकि वो भी कल को जब रेडी होगा तो वो भी डीएलएफ जितना 10,000 हो जाएगा। या उनको लगता है कि फॉर एग्जांपल डीएलएफ तो बड़ा ब्रांड हो गया, उनको ऐसा लगता है कि एआईपीएल यहाँ पे दुकानें बेच रहा है 16,000 में, साथ ही में एक छोटा बिल्डर जैसे यूनिवर्सल हो गया या विघ्नेश्वरा हो गया, हम वो ले लेते हैं, वो हमें मिल रहा है 10,000 में। तो जैसे लास्ट में मैंने बताया था, वो प्राइस पर स्क्वायर फीट के ऊपर खाली इवैल्यूएट करते हैं, तो बाद में पता चलता है कि वो प्रोजेक्ट कभी कंप्लीट ही नहीं हुआ है। एआईपीएल जो था वो 16,000 वाला आज डिलीवर होके वो 40,000 हो गया है, 45,000 हो गया है, बट दूसरा बिल्डर गायब ही हो गया है। तो वो भी एक हमेशा रिग्रेट रहता है लोगों को कि काश मैंने उस टाइम पर स्क्वायर फीट के अलावा बिल्डर की क्रेडिबिलिटी भी एटलीस्ट चेक करी होती। एक लास्ट रिग्रेट और बताता हूँ, ये आजकल रोज़ हो रहा है हमारे साथ। तो कुछ लोगों ने फ्यूचरिस्टिक लोकेशन पे जाके इन्वेस्ट कर देते हैं, बट उनकी जो इन्वेस्टमेंट होती है वो बड़ी शॉर्ट टर्म होती है। जैसे कि गोल्फ कोर्स रोड पे जिन्होंने खरीदना था, उन्होंने वहाँ खरीदने के बजाय एसपीआर पे खरीद लिया, क्योंकि एसपीआर सस्ता मिल रहा था। मैं बात कर रहा हूँ प्री कोविड। लोगों को ऐसे लगा कि एसपीआर सस्ता मिल रहा है, एसपीआर ले लेते हैं। बट उन्होंने ये नहीं देखा कि एसपीआर को डेवलप होने में टाइम लगेगा। आज 6-7 साल बाद एसपीआर अब डेवलप हुआ है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने अगेन सस्ते के चक्कर में एसपीआर ले लिया, बट उनका लॉन्ग टर्म विजन नहीं था। सो फ्यूचरिस्टिक लोकेशन पे इन्वेस्ट करते समय आपको ये ध्यान रखना है कि आपका होराइजन भी उतना लॉन्ग टर्म होना चाहिए। ओके, मूविंग फॉरवर्ड, अब हम बात करेंगे लोकेशंस की। ओके, सो हर कोई बात करता है लोकेशन की। आपने भी पिछले पॉडकास्ट पे बहुत बात की थी लोकेशन की। तो इन्वेस्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी लोकेशन बेस्ट है टू एक्चुअली इन्वेस्ट? सो एक इन्वेस्टर को ना हमेशा ऐसे लगता है कि पता नहीं, आजकल सोशल मीडिया पे भी बहुत सारी रील्स चलती हैं, लोकेशन लोकेशन लोकेशन। बट मेरा ये मानना है कि खाली लोकेशन मैटर नहीं करता। लोकेशन 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 की जगह मैं हमेशा बोलता हूँ जॉब्स, स्कूल्स एंड रोड्स। मतलब आपको ये देखना पड़ेगा कि उस एरिया के अंदर अभी कितनी जॉब क्रिएशन है, या फ्यूचर में और कितनी जॉब क्रिएशन आने वाली है। जॉब क्रिएशन कैसे आएगी, या तो कोई मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही हैं, या कोई ऑफिस कॉम्प्लेक्स बड़े बड़े आने वाले हैं, या फिर आप जो है वहाँ पर हो सकता है कोई मैन्युफैक्चरिंग हब आने वाला है पास में। तो जब तक जॉब्स नहीं होंगी, जब तक एक सिटी के अंदर जॉब क्रिएशन नहीं होगी, तब तक वो सिटी बूम नहीं कर सकती। सो वन इज़ जॉब्स, सेकेंड इज़ द स्कूल्स। सो अगर किसी भी सिटी के अंदर फ्यूचर में अगर आपको देखना है, तो आप देखो कि वहाँ कितनी बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ आने वाली हैं, कितने बड़े बड़े स्कूल्स आने वाले हैं। जैसे अगर हम आज गुड़गांव की बात करें, तो सारी जो इंटरनेशनल यूनिवर्सिटीज़ हैं वो अब यहाँ गुड़गांव में अपने कैंपसेस बना रही हैं। जितने भी बड़े बड़े स्कूल्स हैं वो सब अब यहाँ पर आ चुके हैं। इवन हॉस्पिटल्स का इंफ्रास्ट्रक्चर भी अगर हम देखें, तो इंडिया के सबसे बड़े हॉस्पिटल गुड़गांव के अंदर बन रहे हैं। तो वो चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। खाली लोकेशन, अगर आप जंगल में जाके घर खरीद लोगे तो उसमें ना आपको रेंटल मिलेगा, ना कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगा। आपको ये ध्यान रखना है कि आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा।
जो भी वहाँ रहने आएंगे उनको स्कूल्स चाहिए, उनको हॉस्पिटल्स चाहिए, उनको मॉल्स चाहिए, उनको मल्टीप्लेक्स चाहिए, उनको मार्केट्स चाहिए। वी आर सोशल एनिमल्स, हमें वो सब इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए। तो वो दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और थर्ड मैं बोलता हूँ रोड्स। रोड से मेरा मतलब है कि इंफ्रास्ट्रक्चर, क्या वहाँ पे गवर्नमेंट के कोई प्लान्स आने वाले हैं, क्या कोई अपकमिंग एयरपोर्ट आने वाला है, या उस एरिया के अंदर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर अपग्रेडेशन हो रही है, कोई हाईवेज बनने वाले हैं, उसकी कनेक्टिविटी नियरिंग टाउन से कितनी अच्छी बनने वाली है। जैसे गुड़गांव की अगर हम बात करें तो सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे बना, फिर उसके बाद मुंबई एक्सप्रेसवे बना। इसी से गुड़गांव की ग्रोथ जो है वो रुक नहीं रही, वो बढ़ती चली जा रही है। खाली लोकेशन 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 इज इनकम्प्लीट। सो आपके अकॉर्डिंगली अभी इस टाइम पे व्हाट्स द बेस्ट लोकेशन जिसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए विद ऑल एमिनिटीज जो आपने बताई, स्कूल्स, हॉस्पिटल, रोड्स, व्हाट्स द बेस्ट? मेरा ये मानना है कि अभी गुड़गांव के अंदर अगर आपका बजट अलाउ करे तो गोल्फ कोर्स रोड पे आप रहो। अगर बजट थोड़ा सा कम है तो गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन इज़ वेरी गुड। एंड देन अगेन अगर थोड़ा सा फ्यूचरिस्टिक देखो, अगर आप 3-4 साल वेट कर सकते हो तो SPR इज़ ऑल्सो अ गुड ऑप्शन। तो ये वाली जो बेल्ट है ये मुझे ज़्यादा अच्छी लगती है। द्वारका एक्सप्रेस में मेरा मानना है कि अभी शायद 5 से 7 साल और लग जाएंगे, हो सकता है 8 से 10 साल भी लग जाए उस एरिया को डेवलप होने में। उस एरिया में स्कूल्स हॉस्पिटल्स आने में शायद अभी टाइम लग जाए, बट ये वाली जो बेल्ट है, दिस इज़ नाउ अ सेल्फ सस्टेन्ड सिटी, जहाँ पर आपको बेस्ट स्कूल्स इन इंडिया, बेस्ट हॉस्पिटल्स इन इंडिया, बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर विद मेट्रो, एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। अगर हम एप्रिसिएशन की बात करते हैं, सो हाउ कैन वी एक्चुअली आइडेंटिफाई कि कौन सी लोकेशन एंड कौन सा एरिया अच्छा है फॉर द फ्यूचर एप्रिसिएशन? अगेन आई थिंक आई विल से कि जहाँ पे अभी आपको लग रहा हो कि कुछ गवर्नमेंट के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स आने वाले हैं, वहाँ पर हम हमेशा आइडेंटिफाई करते रहते हैं कि कहाँ पे अभी नए हाईवेज बनने वाले हैं, कहाँ पे नए गवर्नमेंट की तरफ से पुश आ रहा है। दूसरा, गुड़गांव में बड़ा आसान है क्योंकि गुड़गांव में तो जो टॉप डेवलपर्स हैं, जहाँ पे भी वो ज़मीन खरीद रहे होते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये अपकमिंग एरियाज़ हैं। जैसे जहाँ पर भी DLF बल्क बाइंग कर रहा है, या जहाँ पर भी M3M लैंड एक्वायर कर रहा है, या जहाँ पर भी सिग्नेचर ग्लोबल अपने नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करने वाला है, तो हमारे लिए तो बड़ा इजी हो जाता है कि वो एरिया बूम करेगा, क्योंकि ये डेवलपर्स अब इंफ्रास्ट्रक्चर भी खुद ही बना देते हैं। अगर M3M या सिग्नेचर ग्लोबल कहीं पे भी प्रोजेक्ट लेकर आता है तो वहाँ की रोड्स, वहाँ का ग्रीनरी, वहाँ के पार्क्स, ये लोग खुद ही मेंटेन करते हैं। और DLF तो जहाँ भी जाता है, DLF तो एक पूरा शहर ही बसा देता है। DLF विल मेक स्कूल्स, DLF विल ऑल्सो मेक हॉस्पिटल्स, वो लैंड देंगे, बड़े बड़े प्लेयर्स को भी साथ में लेकर चलते हैं। सो जहाँ पर भी बड़े डेवलपर्स जा रहे होते हैं, हम उसी एरिया पे हमारा भी फोकस होता है कि हम भी वहीं इन्वेस्ट करें जहाँ उस सिटी के सबसे बड़े बड़े प्लेयर्स जा रहे हैं। सो अगर अब हम आपसे बात करते हैं बहुत ही रियल होके, ओके, सो एज अ इन्वेस्टर मुझे अगर इन्वेस्ट करना है तो मुझे मल्टीपल जगह पे 2 BHKs लेने चाहिए, या एक अच्छी लोकेशन पे एक लग्जरी फ्लैट लेके फॉर एग्जांपल DLF और गोल्फ कोर्स पे इन्वेस्ट करना चाहिए? गुड क्वेश्चन। आई वुड से हर किसी का, मेरा ये मानना है कि सबसे पहले तो अपनी एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए, एक रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट स्ट्रैटेजी होनी चाहिए आपकी, और जिसमें आप कंफर्टेबल हो उसी हिसाब से आपको प्लान बनाना चाहिए। सो अगर आपको लिक्विडिटी चाहिए कि कभी भी मुझे पैसे की ज़रूरत हो तो इमीडिएटली सेल ऑफ हो जाए, और अगर आपको रेंटल इनकम क्रिएट करना है तो आपको मल्टीपल 2 BHKs खरीदने चाहिए, क्योंकि छोटे छोटे यूनिट्स इजीली ट्रेडेबल होते हैं, इजीली सेलेबल होते हैं। आज अगर आपके पास 3 या 4 2 BHKs हैं तो आपको इजीली रेंट भी मिलेगा पर मंथ, और अगर कभी भी आपको पैसे की ज़रूरत हो तो आप एक यूनिट निकाल सकते हो और अपना सारा लोन वगैरह क्लियर कर सकते हो। बट अगर आपको स्टेटस सिंबल चाहिए, या अगर आपको एक ट्रॉफी प्रॉपर्टी चाहिए, या अगर आपको एसेट्स को एक जगह पे कंसोलिडेट करना है, या आप अगर आपने कोई दिल्ली में प्रॉपर्टी बेची है और आपके पास पैसा आ रहा है और आपको अपनी वेल्थ को प्रिजर्व करना है, तो देन अपना पीस ऑफ माइंड के लिए आप एक अच्छी गोल्फ कोर्स रोड पे एक लग्जरी प्रॉपर्टी खरीद के रख सकते हो। उस पर भी आपको अच्छा रेंट मिलेगा,
बट थोड़ा सा डिफरेंस सिर्फ ये होता है कि लग्जरी प्रॉपर्टी कल को बेचनी पड़े तो आपको पूरी की पूरी एक साथ लिक्विडेट करनी पड़ेगी, आप उसको पार्ट्स में नहीं बेच सकते। और हो सकता है कि कल को बायर ढूंढने में भी टाइम लग जाए, एक 10 करोड़ 20 करोड़ 30 करोड़ का बायर ढूंढने में भी टाइम लगता है, और उसका टेनेंट ढूंढने में भी टाइम लगता है। बट यू विल हैव योर पीस ऑफ माइंड, आपका एक ट्रॉफी प्रॉपर्टी होगी, गोल्फ कोर्स रोड के ऊपर होगी, तो दैट विल ऑल्सो गिव यू अ लॉन्ग टर्म लेगेसी। तो ये थोड़ी सी हर किसी की स्ट्रैटेजी अपनी अपनी होती है। सो मूविंग फॉरवर्ड, सो अगर हमें किसी प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो सबसे ज़्यादा सेफेस्ट स्ट्रैटेजीज क्या होंगी कि हमें ट्रैप ना हो, रिस्क ना हो प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए? सो व्हाट यू गाइड ऑन दिस? सो मेरा ये मानना है कि हमें अंडर कंस्ट्रक्शन में अर्ली एंटर करना चाहिए, बट उसके लिए मेरा ये हमेशा सिखाता हूँ कि आई कॉल इट अर्ली बट इंश्योर्ड। वो कैसे होगा कि आपको रिस्क नहीं लेना एंड ऑलवेज गो फॉर अ रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट। तो अगर रेरा आ चुका है तो आप पीसफुली आप उस प्रोजेक्ट में एंटर कर सकते हो, क्योंकि रेरा एक गवर्नमेंट बॉडी है जिसने सारी ड्यू डिलिजेंस कर ली है, और बिल्डर के लैंड, उनके लाइसेंसेस, उनके अप्रूवल सब उन्होंने चेक कर लिए हैं। एक एस्क्रो अकाउंट बन चुका है, एस्क्रो अकाउंट में बिल्डर ने 70% ऑफ द कंस्ट्रक्शन प्राइस डाल दिया है, तो वहाँ पर आप बिल्कुल सेफ हो जाते हो। सेकेंडली, यू शुड गो विद अ ट्रस्टेड नेम। अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन में जा रहे हो तो ऑलवेज गो विद अ ब्रांड। नए नए प्लेयर्स के साथ अगर आपको जाना है तो फिर आपको पूरी रिसर्च करनी पड़ेगी, बट अगर ट्रस्टेड डेवलपर है, लिस्टेड कंपनी है, एक पुराना डेवलपर है जो 30-40 प्रोजेक्ट्स डिलीवर कर चुका है, सक्सेसफुल उनको बना चुका है, तो देन यू कैन बी रेस्ट एश्योर्ड, कोई इशू नहीं आएगा। तीसरा चीज़ जो है, आपको ये ध्यान रखना है कि आप एक ट्रस्टेड कंसल्टेंट के साथ भी काम कर रहे हो, समबडी हु नोज दैट कंपनी, जिन्होंने उस प्रोजेक्ट के साथ जुड़ के काम किया है, एंड हु हैज़ हिज ओन रेपुटेशन ऑल्सो। अगर आपके पास एक अच्छा रियल एस्टेट एजेंट है जो आपको अच्छी एडवाइस दे रहा है और आपको गाइड कर रहा है, तो आपको उस पर भी थोड़ा सा ट्रस्ट रख के आप एक प्रोजेक्ट के अंदर एंटर कर सकते हो। तो अगर एक सॉलिड रियल एस्टेट एजेंट है जो आपको एडवाइस कर रहा है, उसकी भी एक रेपुटेशन है, उसका भी एक ब्रांड है, और वो आपको रेरा अप्रूव्ड प्रोजेक्ट दे रहा है, तो फिर आपको ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए। आप मुझे 3 ऐसे प्रोजेक्ट इन द करंट सिचुएशन आप बताएं कि कौन से प्रोजेक्ट्स इन्वेस्ट करने के लिए बेस्ट हैं। अभी मेरा ये मानना है कि रेजिडेंशियल काफ़ी अपना अप्रिशिएट हो चुका है, काफ़ी तेज़ी से बढ़ चुका है, बट जो कमर्शियल प्रॉपर्टीज़ हैं, जो रिटेल शॉप्स या जो ऑफिस स्पेस हैं, वो अभी पिछले कुछ टाइम से स्टेबल चल रहे थे। सो मेरे को लगता है कि अगर आपको एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट करनी है 2 से 3 साल के लिए, 4 साल के लिए, तो आप कमर्शियल में भी इन्वेस्ट कर सकते हो। वहाँ पर आज आपको वैल्यू फॉर मनी डील्स मिल जाएंगी। आज रेजिडेंशियल में वैल्यू फॉर मनी डील्स ढूंढना बड़ा मुश्किल है, और कमर्शियल में हमने तो ऐसा भी टाइम देखा है कि न्यू लॉन्च किया, बिल्डर ने अंडर कंस्ट्रक्शन माल बेचा, जो हमने अराउंड 20,000 पर स्क्वायर फीट में, जैसे AIPL के प्रोजेक्ट्स आए थे, AIPL जॉय सेंट्रल आया, उसके बाद उनका एक दूसरा प्रोजेक्ट आया जॉय स्क्वायर, जहां हमने 20,000 रुपये से भी कम पर स्क्वायर फीट में ग्राउंड फ्लोर पे शॉप्स बेची थी। आज वो प्रोजेक्ट्स डिलीवर हो चुके हैं और उनका प्राइस 45,000 भी टच कर रहा है। सो आपको 3 से 4 साल तक एश्योर्ड रिटर्न भी मिली, बिल्डर ने आपको हर साल जो गारंटीड रिटर्न होता है वो भी दी, और आज आपको प्रोजेक्ट भी डिलीवर कर दिया, और साथ ही साथ आपको अब रेंटल भी आ रहा है अच्छे बड़े ब्रांड से। सो इससे बेटर इन्वेस्टमेंट मेरे को नहीं लगता और कोई हो सकती है। सो हाउ कैन वी आइडेंटिफाई कि ये वाला प्रोजेक्ट सही है और इट्स अ ट्रैप? लाइक इन्वेस्टर को इन्वेस्ट करने से पहले ही सब कुछ क्लियर होना चाहिए। सो कैन यू प्लीज क्लियर फॉर अस कि कैसे पता लगाएं? हाँ, बहुत सारे रेड फ्लैग्स आते हैं। अगर किसी प्रोजेक्ट में इट इज़ साउंडिंग टू गुड टू बी ट्रू, तो कई बार वो ट्रैप ही होता है। अगर आपको उस प्रोजेक्ट के अंदर पासबैक्स मिल रहे हैं 8% के, 10% के, एजेंट्स बोल रहा है आप बुकिंग करा लो, मैं आपको 10% डिस्काउंट करा दूंगा, या कई बारी ऐसी ऐसी ऑफर्स आती हैं, स्कीम्स आती हैं कि आपको आईफोन भी मिलेगा, दुबई ट्रिप भी मिलेगा, और आपको एश्योर्ड रिटर्न भी मिलेगी, और आपको 20 ग्राम गोल्ड भी मिलेगा,
तो कई बार ऐसे लगता है कि दीज आर ऑल मार्केटिंग गिमिक्स, पता नहीं प्रोजेक्ट बना भी पाएंगे या नहीं बना पाएंगे। अदरवाइज अगर एक प्रोजेक्ट है जिसमें प्राइस रीजनेबल है, नॉट टू हाई नॉट टू लो, जो मार्केट प्राइस है उसी के हिसाब से आपको अच्छा प्राइस मिल रहा है, अच्छा पेमेंट प्लान भी मिल रहा है। जैसे आजकल 30-70 चल रहे हैं, 40-60 प्लान्स चल रहे हैं, जहाँ पर आपको सिर्फ एक लिमिटेड रिस्क लेना है, बाकी बिल्डर अपनी तरफ से कंस्ट्रक्शन करेगा। सो अगर प्राइस अच्छा है, पेमेंट प्लान अच्छा है, जो डेवलपर है उसने प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं, उसकी क्रेडिबिलिटी है मार्केट में, और अच्छे एजेंट्स उसको प्रमोट भी कर रहे हैं, तो देन यू डोंट हैव टू वरी। प्राइस हमेशा बढ़ेगा, आपको कैपिटल एप्रिसिएशन भी मिलेगी, कल को फ्यूचर में रेंटल इनकम भी मिलेगा, तो वहाँ पे ज़्यादा टेंशन की वाली बात नहीं होती। अब हम रेंटल की तरफ चलते हैं। इन्वेस्टमेंट हो गया है, सब कुछ हो गया है, तो अब हर बंदे को चाहिए रेंट। Yes. ओके, सो अगर हम गुड़गांव की बात करते हैं तो गुड़गांव में अगर हम जनरली बात करें तो कितना रेंट आ जाता है मिनिमम? सो इसको ब्रेक करते हैं रेजिडेंशियल और कमर्शियल Yeah. में। अगर आप रेजिडेंशियल में गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन पे एक 3 बेडरूम देखेंगे तो आज आपको इजीली 70,000 to 1 लाख रुपीज़ रेंट आ जाता है, वेरी इजीली। एंड अगर हम बिल्डर फ्लोर की बात करें तो जो गुड़गांव का हब है, जैसे DLF फेज़ 4 हो गया या गोल्फ कोर्स रोड हो गया, वहाँ पर आज आपको एक 4 बेडरूम का इजीली 1 लाख रुपीज़ पर मंथ रेंट मिल जाता है। और अभी मैं बात कर रहा हूँ एक नॉर्मल एवरेज, मतलब जिस दिन प्रॉपर्टी रेडी होती है फर्स्ट डे से वो रेंट पे चढ़ जाती है। रेजिडेंशियल की इतनी ज़्यादा डिमांड है गुड़गांव के अंदर। एंड अगर हम 2 बेडरूम की भी बात करें तो 35 to 50,000 रुपीज़ आज रेंट ऑन एन एवरेज गुड़गांव में आपको मिल जाता है। एंड रेंटल्स उतनी तेज़ी से नहीं बढ़ते जितनी तेज़ी से गुड़गांव में कैपिटल एप्रिसिएशन आती है, बट स्टिल इट इज़ गोइंग वेरी गुड। आज जैसे सेंट्रल पार्क रिजॉर्ट में जहाँ मैं रहता हूँ, अगर हम वहाँ की बात करें तो वहाँ पर आज 2 बेडरूम का रेंट भी ऑलमोस्ट 85 to 90,000 रुपीज़ है। एंड 3 बेडरूम का रेंट स्टार्ट होता है अराउंड 1.3 लाख से लेके 1.5 लाख तक। और अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल में ऑफिस स्पेस में अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो आपको इजीली 7 to 9% की रेंटल मिल जाता है एनुअल बेसिस पे। और अगर आप रिटेल में अगर आज इन्वेस्ट करते हो तो आपको प्री लीज्ड शॉप मिल जाती हैं, अच्छे ब्रांड्स को चली हुई शॉप मिल जाती हैं, उसमें भी बट आपको अच्छा 4 to 5% रेंटल यील्ड आ जाता है। बट गुड़गांव में कैपिटल एप्रिसिएशन ज़्यादा आता है, रेंटल यील्ड अभी थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे बढ़ रहा है। यही अगर आप फॉरेन में जाओ, आप दुबई जाओ या US जाओ या यूरोप जाओ, तो रेंटल यील्ड्स आर वेरी हाई। दुबई में तो आपको एक रेजिडेंशियल में भी 7 to 10% तक रेंटल मिल जाता है। गुड़गांव में अभी उतना नहीं है, बट स्लो एंड स्टेडी बढ़ रहा है। एवरीवन कांट इन्वेस्ट, सबके पास इतना ज़्यादा पैसा नहीं होता है। सो 50 लाख में भी गुड़गांव में कुछ नहीं होता है। बट अगर किसी का सच में बजट कम है, उसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट भी चाहिए। फॉर एग्जांपल 1 करोड़ बजट है, तो वो कैसे हाई रिटर्न इन्वेस्टमेंट कर सकता है, कहाँ इन्वेस्ट ढंग से कर सकता है? 1 करोड़ गुड़गांव मार्केट के लिए भी कम है, बट स्टिल हमारे पास जब क्लाइंट आते हैं तो हम उनको यही एडवाइस करते हैं कि आप या तो एक अच्छा बिल्डर फ्लोर ले लो और अंडर कंस्ट्रक्शन में आप एंटर करो और धीरे धीरे पेमेंट करो। आपको अगर लोन मिल सकता है तो आप लोन लेके भी उसकी पेमेंट कर सकते हो। तो बिल्डर फ्लोर में आज आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे अराउंड 1.25 1.5 CR की रेंज के अंदर। सेकंड ऑप्शन आती है दैट इज़ कमर्शियल। जैसे मैंने बोला, मेरे को लगता है कि कमर्शियल अब दोबारा चलेगा। रेजिडेंशियल में काफ़ी प्राइस इंक्रीज़ हुआ है, 3x 4x 5x भी हुआ है, बट कमर्शियल अभी स्टेबल रहा है पिछले कुछ सालों से। सो कमर्शियल के अंदर भी आपको अच्छी रिटेल शॉप्स मिल सकती हैं। आई नेवर एडवाइज वर्चुअल स्पेसेस, मैंने लास्ट टाइम भी बोला था। आई नेवर एडवाइज फ्रैक्शनल ओनरशिप। मैं कभी नहीं बोलता कि आप वर्चुअल स्पेस में 500 स्क्वायर फीट ले लो या आप वर्चुअल स्पेस में स्टूडियो अपार्टमेंट्स ले लो, वो कभी नहीं करना चाहिए। फिजिकल पोजेशन वाली प्रॉपर्टी लेनी चाहिए।
भले अगर आपका बजट कम भी है तो 1 करोड़ के अंदर आपको रिटेल शॉप्स मिल जाएंगी, भले ग्राउंड पे नहीं मिलेंगी तो फर्स्ट पे मिल जाएंगी। उसके साथ में क्या होता है, बिल्डर्स एश्योर्ड रिटर्न भी ऑफर करते हैं। तो अगर आपका पैसा बैंक में पड़ा है तो बैंक तो आपको हार्डली 5 से 6% का एफडी का रिटर्न देगा। वही पैसा अगर आप इन्वेस्ट कर दोगे कमर्शियल के अंदर एक रेप्यूटेड डेवलपर के साथ जिन्होंने सक्सेसफुल प्रोजेक्ट्स डिलीवर करे हैं, रेरा आ चुका है, और आप उनके पुराने प्रोजेक्ट्स भी जाके विजिट करो, तो 1 करोड़ में अच्छी दुकानें मिल जाएंगी आपको विद एश्योर्ड रिटर्न। एंड फर्स्ट डे रेंटल लाइक या स्टार्ट। रेंटल, अब तो बिल्डर क्या करते हैं, बिल्डर लीज के राइट्स अपने पास रखते हैं। पहले बिल्डर्स ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुई हैं उनको, उन्होंने गलत गलत कमिटमेंट्स भी करी थी, बट अब रेरा आने के बाद ये सब सॉर्ट आउट हो गया है, और जो जो लीजिंग के राइट्स हैं वो बिल्डर अब अपने पास रख लेता है। उससे क्या होता है कि वो एक बड़े ब्रांड को कल को अट्रैक्ट कर सकता है। पूरे मॉल के लीजिंग राइट अगर बिल्डर के पास है तो वो उसको अच्छे से लीज भी कर सकता है और आपकी प्रॉपर्टी को अच्छा टेनेंट्स भी ला के दे सकता है। अगर एक आपके पास क्लाइंट आता है और वो कहता है कि मुझे प्रॉपर्टी लेनी है बट 2 साल बाद उसे मेरे को रीसेल करना है, या ठीक है, तो बार बार रीसेल, बार बार खरीदना, सो व्हाट्स योर एक्चुअल ऑनेस्ट रिएक्शन ऑन दैट जब भी आपके पास कोई आता है ऐसा क्वेश्चन लेके? सो मैं तो सबको यही बोलता हूँ कि ये स्टॉक मार्केट नहीं है, ये रियल एस्टेट है। और रियल एस्टेट को स्टॉक मार्केट बनाने की कोशिश मत करो, या ये कोई फ्लिपकार्ट भी नहीं है कि आप फ्लिपिंग ऑफ द हाउसेस करते रहोगे। तो बेटर तो यही रहता है कि आप प्रॉपर्टी खरीदो और उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। अगर आपको एक अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई है तो उसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो, तभी आपको ज़्यादा से ज़्यादा अप्रिसिएशन मिलेगी। जैसे मैंने अभी पहले भी कहा था, लोग बेच देते हैं 2 साल में और फिर रियलाइज़ करते हैं कि काश मैंने 2 साल और रख लिया होता। अब कैमिलियास का अगर एग्जांपल लो तो शुरू में लोगों ने अराउंड 20 या 25 CR के खरीदे थे, और जैसे ही 30-35 के उन्होंने बेच दिए, बट आज उसी की प्रॉपर्टी की वैल्यू 60 to 80 करोड़ तक भी चली गई है। तो अगर आप उसको लॉन्ग टर्म के लिए रखते तो आपको हमेशा फ़ायदा ही मिलता। तो वो फ्लिपिंग, अगर बहुत आपको कोई ज़रूरत है, आपको कहीं लॉस हो गया है, आपको अपने बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, तो आपको बेचने का सोचना चाहिए, अदरवाइज बेचने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो अगर कोई प्रॉपर्टी बाय करता है या कुछ भी करता है, कितने मिनिमम ईयर्स के लिए उसको होल्ड करना चाहिए अगर हम रीसेल में जाते हैं तो? मिनिमम भी अगर रखना है तो 5 से 6 साल तो आपको मिनिमम रखना ही चाहिए, क्योंकि साइक्लिकल भी होता है रियल एस्टेट। एक स्लो ट्रेंड भी आता है, फिर एक प्रॉपर्टी अप्रिसिएशन भी आती है। तो स्लो ट्रेंड में लोग क्या करते हैं, प्रॉपर्टी बेच देते हैं, जैसे ही मार्केट डाउन जाने लगती है बेच देते हैं, फिर जब प्रॉपर्टी बढ़ जाती है तो फिर खरीदने आ जाते हैं। तो इससे बेटर है कि आप 5 से 6 साल उसको एटलीस्ट रखो, और जितना ज़्यादा लंबा रखो उतना ज़्यादा अच्छा है। सो व्हाट्स योर पॉइंट कि प्री लॉन्च डील्स आर गुड, एक्चुअली गुड, इट्स अ गोल्ड माइन सबके लिए, और अ गैम्बल लाइक ठीक है फंसने वाली चीज़ है? मेरा मानना है कि अंडर कंस्ट्रक्शन लेना ज़्यादा बेटर रहता है। जितना जल्दी आप एंटर करो प्रोजेक्ट के अंदर उतना ही फ़ायदा है। जितना आप लेट एंटर करोगे उतना प्रीमियम आपको एक्स्ट्रा देना पड़ेगा फॉर दैट सेम प्रॉपर्टी। वही प्रॉपर्टी जो लॉन्च पे 6,000 की थी शायद पोजेशन पे 18,000 की हो जाए। तो जितना जल्दी आप एंटर करोगे उतना अच्छा है, बट रिसर्च करनी बहुत ज़रूरी है, अच्छे डेवलपर के साथ, अच्छे पेमेंट प्लान के साथ, एंड अगेन अच्छे कंसल्टेंट के साथ। एक अगर एजेंट है जो आपको अच्छी सलाह दे रहा है या जो आपके साथ जुड़ा है फ्रॉम बुकिंग टिल द पोजेशन, वो हमेशा आपको अच्छी सलाह देगा और आपको बेटर एप्रिसिएशन भी दिलाएगा। जब एक इन्वेस्टर इन्वेस्ट करता है तो उसको होल्ड ऑन करना चाहिए कि एप्रिसिएशन हो उसके बाद आगे चीज़ें बढ़े, या मंथली कैश फ्लो पे जाना चाहिए? रेंटल इनकम आपको मिलेगी तो आपको कैश फ्लो भी मिलेगा, आपको उसको लेवरेज करने का मौका भी मिलेगा। लेवरेज से मेरा मतलब है कि जैसे ही आपकी रेंटल इनकम बढ़ेगी बैंक आपको और ज़्यादा लोन्स देंगे, आपकी क्रेडिट हिस्ट्री बेटर होगी। सो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको हमेशा ऐसी रखनी चाहिए जो आपको महीने का खर्चा भी निकाल के दें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल आपका फैमिली का खर्चा 1 लाख रुपए महीना है, तो आपको एटलीस्ट 1 लाख रुपए की रेंटल इनकम तो बनानी ही चाहिए। आपको सबसे पहले कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज़ आइडेंटिफाई करनी चाहिए जहाँ पर आपको पर मंथ रेंटल इनकम मिले। उसके बाद कुछ प्रॉपर्टीज़ आप ऐसी भी रख सकते हो फ्लिपिंग के लिए,
आपने लिया, 4 से 5 साल रखा, अच्छा एप्रिसिएशन आया और फिर उसमें से आपने एग्जिट कर लिया। जैसे प्लॉट्स होते हैं, प्लॉट्स आप रख सकते हो, आपने एक अच्छे एरिया में इन्वेस्ट किया, 4 से 5 साल में उसमें से एग्जिट कर लिया। बट कमर्शियल आपने कुछ ऐसी शॉप्स ली या कुछ ऐसे ऑफिस स्पेस लिए या ऐसे अपार्टमेंट्स आपने लिए जिसमें आपको पर मंथ रेंटल इनकम आ रहा है, तो दोनों का कॉम्बिनेशन बना के चलो। सिर्फ अगर आप रेंटल इनकम बनाओगे तो भी शायद आपको मज़ा नहीं आएगा, खाली कैपिटल एप्रिसिएशन में जाओगे तो भी शायद आपको उतना मज़ा नहीं आएगा। सो इन्वेस्टर आपके पास कभी ऐसा हुआ है कि वो बंदा थोड़ा शांत रहा, उसने टाइम दिया प्रॉपर्टी को एंड ही किल्ड इट कि अब तो बहुत अच्छे प्राइस पे बिकी है? या बहुत सारी स्टोरीज हैं गुड़गांव में। हमारे एक अंकल ही हैं जिनसे मैं मिला किसी फैमिली फंक्शन पे, और वैसे ही हम चिट चैट कर रहे थे तो उन्होंने बोला, यार गौरव मेरी ना कुछ इन्वेस्टमेंट्स हैं गुड़गांव में, देख लेना अगर कोई बिकती हो तो। मैंने कहा बताओ क्या है। तो उन्होंने स्टार्ट करा, बोले मेरे पास सुशांत लोक 1 में 800 गज के 2 प्लॉट पड़े हैं, मेरे पास DLF फेज़ 1 में 500 गज के 2 प्लॉट पड़े हैं, मेरे पास DLF फेज़ 3 में 500 गज के 3 प्लॉट पड़े हैं। एंड आई वाज सरप्राइज्ड एंड आई वाज लाइक, ये आपने खरीदे कब, मुझे तो पता भी नहीं। बोला नहीं, ये तो तेरे पैदा होने से भी पहले के खरीदे हुए हैं। तो उन्होंने 80s के अंदर DLF में और गुड़गांव के सुशांत लोक में अंसल्स के साथ इन्वेस्ट किया। जिस टाइम मैंने पूछा कि आपके प्राइस क्या था, तो उन्होंने बोला 200 रुपये गज, 250 रुपये गज, 300 रुपये गज में मल्टीपल प्लॉट्स खरीद के बैठे हैं। एंड मैं तो बस ये हैरान हुआ कि इतने साल उन्होंने उसको होल्ड किया। आज एक एक प्लॉट अगर आप देखो तो एक एक प्लॉट शायद 800 गज का जो प्लॉट है वो शायद 24 से 25 करोड़ का एक एक प्लॉट है। एंड ही हैज़ मल्टीपल इन्वेस्टमेंट। मैंने कहा अंकल आपको पता है आपने खड़े खड़े मेरे को 200-300 करोड़ की प्रॉपर्टी गिनवा दी है। एंड ही सेड यार हमारा बिजनेस अच्छा चल रहा था तो 80s के अंदर हमने इन्वेस्ट कर दिया गुड़गांव में, और हमने तो कभी जाके देखा भी नहीं है प्लॉटों को। सो दिस इज़ व्हाट द राइट इन्वेस्टर्स डू। अपकमिंग एरिया में उन्होंने इन्वेस्ट किया, थोड़ा सा रिस्क लिया, DLF और अंसल के साथ उन्होंने बड़े ब्रांड के साथ गए तो बहुत पैसा कमाया उन्होंने। पूरा ही पॉडकास्ट हमारा रेंट 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 के ऊपर हुआ है और आपने बोला है कमर्शियल कमर्शियल कमर्शियल। अब मैं आपको कंपेयर करके बताती हूँ जो अभी गुड़गांव में चल रहा है, स्टूडियो अपार्टमेंट्स, राइट? सो कमर्शियल में बेटर है आपका इन्वेस्ट करना या स्टूडियो अपार्टमेंट में? लाइक किसका कैश फ्लो, किसका रेंट ज़्यादा अप्रिशिएट होके आएगा? 1 बेडरूम स्टूडियो अपार्टमेंट्स लोगों को कंजस्टेड लगते हैं यहाँ पे, तो अभी वो मॉडल उतना सक्सेसफुल नहीं हुआ है। रिटेल शॉप्स ऑब्वियसली वो तो हमेशा ही सक्सेसफुल मॉडल रहा है। कमर्शियल दुकानें जो आपको एप्रिसिएशन दे सकती हैं या जो रेंटल इनकम दे सकती हैं वो स्टूडियो अपार्टमेंट्स नहीं दे सकता, वो इवन रेजिडेंशियल भी आपको नहीं दे सकता। अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूं तो गुड़गांव में गलेरिया मार्केट है, सब उसी का एग्ज़ाम्पल देते हैं। दिल्ली में खान मार्केट है, जिसमें राइट इन्वेस्टमेंट जिन लोगों ने करी और पेशेंस रखी, आज रेंटल इनकम पूरे एशिया के सबसे हाईएस्ट रेंटल इनकम्स हैं। गलेरिया मार्केट गुड़गांव में अराउंड 1500 to 2000 रुपीज़ पर स्क्वायर फीट पर मंथ का रेंट है। मतलब आप सोचो कि अगर एक दुकान है 1000 फुट की तो उसका 20-20 लाख रुपए रेंट है, विच इज़ अमेजिंग। तो एक राइट प्रॉपर्टी अगर आपने बना ली है तो वो आपको कई जनरेशन्स तक रेंटल देती है। एक स्टोरी है मेरे पास, हमारे एक क्लाइंट हैं जिनको मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपकी शॉप है जो हमने दिलाई थी वो आपको बेचनी है। तो उन्होंने मुझे बोला गौरव मैं क्यों बेचूंगा, मैंने टोटल शॉप 5 लाख की ली थी जिसमें से मुझे हर महीने 50,000 रुपये महीना रेंट आ जाता है। वो इन्वेस्टमेंट बहुत पहले करी थी उन्होंने, शायद 20 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी होगी या 15 साल पहले इन्वेस्टमेंट करी होगी, बट 5 लाख की दुकान जो उनको शायद करोड़ों रुपए का रेंट अब तक दे चुकी है, तो वो क्यों बेचेंगे उसको? तो मैंने उनको बोला, मैं कहा आज इस दुकान पे मैं आपको इमीडिएटली, मतलब आज अगर आप बायर ढूंढने जाओगे तो आपको शायद 2-2.5-3 करोड़ का इमीडिएटली बायर मिल जाएगा। बोले मुझे बेचनी नहीं है, मेरे को हर महीने 50,000 आ जाता है, मेरे लिए मोर देन इनफ है। सो स्टूडियो अपार्टमेंट्स अभी इन द एयर है बस की? स्टूडियो अपार्टमेंट्स अभी लोग फिगर आउट कर रहे हैं
कुछ ने तो होटल चेन्स के साथ टाई अप कर लिया ताकि उनको मेंटेन भी करना पड़ेगा, कुछों ने पोजेशन दे दिया कि आप खुद ही इसको किराए पे चढ़ाओ, और वो आई थिंक थोड़ा मिक्स लैंड यूज़ के अंदर आ जाते हैं। आप उसमें अपना ऑफिस भी बना सकते हो, आप उसके अंदर रह भी सकते हो। तो अभी अभी उसको स्टिल प्रूव होना अभी बाकी है कि वो सक्सेस है या फेलियर है। अभी अभी बीच में ही है, ग्रे एरिया में है अभी। सो अगर हम 3 प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं जो गुड़गांव में सबसे ज़्यादा हाइप पे होती हैं, दैट इज़ अपार्टमेंट, योर कमर्शियल रिटेल शॉप्स कम्स एंड देन योर प्लॉट्स। सो किस में सबसे पहले इन्वेस्ट करें इन तीनों में से? तो इसको इस तरीके से सोचना चाहिए कि अगर आपको कैपिटल एप्रिसिएशन चाहिए और आप बहुत लंबे टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, आपको रेंटल इनकम नहीं चाहिए, तो आप प्लॉट्स ले लो। क्योंकि प्लॉट एक ज़मीन होती है जो हमेशा अप्रिशिएट करेगी और आपको पर मंथ वो कुछ नहीं देगी, बट जब भी आप उसको बेचोगे तो आपको शायद 10x 20x मिलेगा। बट अगर आपको रेंटल इनकम चाहिए तो आपको शॉप्स पे जाना चाहिए, क्योंकि शॉप्स आपको जो है पर मंथ फिक्स रेंटल इनकम देगी। तो जिन लोगों को रेंटल इनकम से प्यार होता है वो शॉप्स की तरफ जाते हैं। अपार्टमेंट्स में बोलूँगा इन दोनों का मिक्सचर है, जिसमें आपको लिक्विडिटी भी मिल जाती है, रेंटल इनकम भी मिल जाता है। रेंटल इनकम ऑब्वियसली कमर्शियल से कम मिलता है, बट आपको एक हेल्दी 3 से 4% का रेंटल इनकम गुड़गांव में मिल जाता है। आपको अगर बेचना है तो लिक्विडिटी हाई होती है। कमर्शियल में आई वुड से लिक्विडिटी कम होती है। प्लॉट्स में तो ये बोला जाता है कि अगर आधी रात को भी बेचना हो तो प्लॉट बिक जाता है। तो इन सब का मिक्सचर अपार्टमेंट्स है, जिसमें कुछ खूबियाँ प्लॉट्स की हैं और कुछ खूबियाँ शायद रिटेल की हैं। अब हम बड़े बड़े बिल्डर्स के बारे में आपसे बात करते हैं। सो बिल्डर्स हमें जब भी हम इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या कुछ भी एक प्रोजेक्ट के बारे में जानना चाहते हैं तो एक ऑफर प्रेजेंट करते हैं, दैट इज सबवेंशन ऑफर। सो दैट इज रिस्की और क्या है, व्हाट्स दैट लाइक? सो सबवेंशन में पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। सबवेंशन में क्या होता है, बिल्डर बोलता है कि आप लोन ले लो और लोन से पैसा जो है बैंक बिल्डर को डिसबर्स कर देता है डिपेंडिंग ऑन द कंस्ट्रक्शन स्टेटस। बट उसका जो इंटरेस्ट होता है या जो प्री EMI होती है वो बिल्डर डायरेक्टली पे कर देता है बैंक को। सो आप सोचो कि इट इज़ लाइक अ विन विन सिचुएशन, जिसमें एक क्लाइंट की लोन एलिजिबिलिटी को यूज़ करके बैंक से पैसा लेके बिल्डर को पेमेंट चली जाती है, और उसका जो इंटरेस्ट या प्री EMI होता है वो बिल्डर ही पे करता है, तो क्लाइंट की जेब से कुछ नहीं लगता। तो क्लाइंट के लिए तो बहुत ईजी हो जाता है। इट बिकम्स लाइक अ नो ब्रेनर कि आपने 10% दिया, बट आपको जो 90% है वो बैंक ने पे कर दिया, और उसका इंटरेस्ट बिल्डर पे कर रहा है जब तक वो प्रोजेक्ट रेडी नहीं हो जाता। तो अगर आपका बजट नहीं भी है तो भी आप एक घर खरीद सकते हो। बट इसमें भी एक कैच होता है, अगर आपने किसी नए बिल्डर के साथ या किसी छोटे बिल्डर के साथ इन्वेस्टमेंट कर दी और आप फंस गए, तो वो लोन जो है वो आपको ही रीपे करना पड़ेगा, क्योंकि बिल्डर ने पैसे ले लिए बट वो लोन एलिजिबिलिटी आपकी है। और बिल्डर्स जो हैं, अब बहुत लिमिटेड बिल्डर्स हैं जिनको बैंक्स अलाउ करते हैं सबवेंशन स्कीम पे बेचना। तो अगर टॉप डेवलपर है और अगर बैंक सबवेंशन स्कीम ऑफर कर रहा है तो आप अपनी रिसर्च करो और उसमें आप एंटर कर जाओ। तो आपको क्या होगा, आप 2 बेडरूम के बजाय शायद 3 बेडरूम भी ले लोगे, क्योंकि उसकी पेमेंट तो आपको 4 साल बाद EMI स्टार्ट होनी है। और आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर प्रॉपर्टी डिलीवर नहीं हुई या बिल्डर ने अगर प्रोजेक्ट नहीं दिया तो वो लोन आपको ही रीपे करना है वापसी। थैंक यू सो मच आज अपना टाइम निकालने के लिए और हमारा गेस्ट बनने के लिए अपने ही पॉडकास्ट पे। सो इन्वेस्टमेंट के लिए आपने बहुत कुछ बताया, ऐसे करना चाहिए वैसे करना चाहिए। थैंक यू सो मच। सो हाउ डू यू फील टुडे, लाइक नो थैंक यू प्रांजल, यू डिड अ ग्रेट जॉब एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस थे। लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द फाइनल 3 सीरीज एपिसोड, जिसमें कि अब हम बात करेंगे NRIs के लिए। तो लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द 3rd पार्ट, एंड जिसमें हम पूरा का पूरा NRI के जो क्वेश्चंस हैं उनको कवर करेंगे। Okay, so are you ready? I am ready. Yeah, okay. So let's meet on the next episode. Thank you, so Pranjal. much. Thank you.